तो पहली चैप्टर की एक्टिविटी बेस्ड सारे क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद में अब हम कराने वाले हैं सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो सेकंड चैप्टर में टोटल 15 एक्टिविटीज है, जिनमें ज्यादातर जो एक्टिविटीज है वो सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन कोई एक्टिविटी है नहीं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी जो है ये इंडिकेटर बेस्ड है। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए जो चीजें ये अपन यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो पहला तो लिटमस पेपर टेस्ट है, और दूसरा है फिनोक्सिलीन टेस्ट, और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो पहली एक्टिविटी भी इंडिकेटर है और सेकंड एक्टिविटी जो है वो भी इंडिकेटर बेस्ड ही है। तो पहली एक्टिविटी जरा देखो, इसमें कुछ सैंपल दिए हुए हैं कि ये सारे सैंपल तुमको केमिस्ट्री लैब से कलेक्ट करने हैं। और जो सैंपल है वो देखो ऊपर लिख दिया हमने, फॉर्मूला लिख दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में नाम लिखे हुए हैं तो नाम भी पढ़े दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, उसके अलावा अपन को लेना इथेनोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी सैंपल को अपन लोगों को 4 चीजों पे टेस्ट करना है, रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस पे, फिनोक्सिलीन पे और मिथाइल ऑरेंज पे। ठीक है, तो इन सभी के टेस्ट जो है, टेबल वैसे बहुत लंबी बनती है लेकिन हमने टेबल को सॉर्ट कर दिया। ये ऊपर जितने भी स्टार करके बनाए हुए हमने, ये जितने भी स्टार हैं वो सभी के सभी एसिड हैं, और जितने पे स्टार नहीं लगा हुआ ये सभी बेस हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि सैंपल में एसिड जो है उसमें क्या चेंज आएगा और बेस जो है उसमें क्या चेंज आएगा। तो रेड लिटमस के ऊपर एसिड जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेस में क्या होगा, बेस में ये जो रेड लिटमस है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो जितने भी स्टार हैं इन सभी के ऊपर रेड लिटमस टेस्ट करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस में देखो चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस में ये जो है वो कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। इसके अलावा बेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिनोप्सिलीन पे जरा देख लो, फिनोप्सिलीन पे क्या टेस्ट होगा। तो फिनोप्सिलीन पे जब एसिड को टेस्ट करेंगे तो उसका जो कलर है वो कलरलेस रहेगा, और जैसे ही उसमें बेस डालोगे तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। तो जितने भी स्टार करे हुए हैं इन सभी पे कलर आएगा कलरलेस, और जितने भी स्टार नहीं करे हुए इन सभी पे आएगा कलर पिंक। मिथाइल ऑरेंज में देखो, मिथाइल ऑरेंज में जो है वो इसका उल्टा होगा, यहाँ पिंक आता है किसमें, बेस में, और मिथाइल ऑरेंज में एसिड में आता है पिंक। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज में जितने भी एसिड है उन सभी का कलर होगा पिंकिश रेड। कई बार यहाँ पे बुक्स में रेड अकेला लिखा होता है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो पिंकिश रेड या फिर रेड अकेला लिख देना, दोनों सही हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज में जब बेस मिलाएंगे तो उसका कलर येलो होगा। तो ये पूरी पहली एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के लिए है। 2-3 उन्होंने स्ट्रिप्स वगैरह दी हुई है अलग अलग। एक तो उन्होंने बोला कि ऑनियन जो है उसको कपड़े में बांध के रखना है, और उसको फिर सुबह जो कपड़ा है उस कपड़े की स्ट्रिप को अपन लोगों को एज अ सैंपल यूज करना है, और उसमें 2 एसिड, एक एसिड और एक बेस को टेस्ट करना है। एसिड लिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। दोनों को टेस्ट करना है। तो ऑनियन में टेस्ट करेंगे, वनीला एसेंस में टेस्ट करेंगे और क्लोव ऑयल में टेस्ट करेंगे। ये 3 के तीनों ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है, जो कि अपनी स्मेल की मदद से बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। याद करने का सबसे सिंपल तरीका, एसिड में सभी की स्मेल जो है वो रिटेन रहेगी, सभी की स्मेल बची रहेगी, और बेस में सभी की स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी। अब इसके बाद में एक्टिविटी 2.3। तो एक्टिविटी 2.3 में दिया हुआ है सेट द एपरेटस एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में जैसे दिया हुआ है वैसे एपरेटस लगाना है। इसमें स्टैंड लेना है, स्टैंड में अपन को एक टेस्ट ट्यूब लगानी, टेस्ट ट्यूब में अपन लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लोगे तब भी सेम होगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और जिंक ग्रेनुल उसमें डालना है। ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब लगानी है जिससे गैस पास होगी, और ये डिलीवरी ट्यूब से जो पाइप है वो उसको अपन लोगों को सोप सॉल्यूशन से पास करना है। ठीक है, तो ये पूरी 2.3 एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी जो है वो पहले चैप्टर में भी थी लेकिन थोड़ी अलग थी। उसमें पहले चैप्टर में एक्टिविटी में अपन लोगों ने केवल जिंक ग्रेन्यूल में एसिड को मिलाया था और कुछ नहीं करा था। अब की बार जो गैस इवॉल्व होगी उस गैस को अपन लोग सोप सॉल्यूशन से भी पास करेंगे। तो इस एक्टिविटी में देख लो जरा क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ये है क्वेश्चन जो एक्टिविटी 2.3 से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा हुआ है। तो सेम जो पहले चैप्टर में एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा हुआ था वो सारे ऑब्जर्वेशन उस पर भी अप्लाई होंगे। एक गैस का एवोल्यूशन देखेंगे, और जो जिंक है उसके पास में बबल्स का फॉर्मेशन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि अगर जब अपन लोग जो गैस है उसको सोप से पास करेंगे तो वो सोप के अंदर से बबल्स बनेंगे, और वो बबल्स एयर में ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देंगे। तो वो बबल्स एयर में ऊपर की तरफ क्यों उठ रहे होंगे और वो सोप सॉल्यूशन में बबल्स बना क्यों रहे हैं, तो ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि सोप सॉल्यूशन के साथ में मिक्स होकर बबल्स बना लेती। व्हाट हैपेंस व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर बबल्स, तो जो बबल्स उड़ेंगे उनके पास में अगर बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो क्या होगा, तो जो बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ में जलेंगे क्योंकि उसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अगला ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब इस सेम एक्टिविटी को HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या नाम ये CH3COOH के साथ में रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो उसको 2 पॉइंट में आंसर देना है। सबसे पहला कि हाइड्रोजन गैस तीनों में बनेगी, ठीक है, तो कोई भी एसिड हो, वीक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोजन गैस सब बनाते हैं मेटल के साथ में। इसके अलावा देखो जरा दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो HCl, HNO3 और H2SO4 इसमें तेजी से बनेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और तेजी से विगोरसली रिएक्ट करते हैं। लेकिन H2 गैस जो है वो CH3COOH में स्लो बनेगी, धीमे धीमे बनेगी। और क्यों बनेगी, क्योंकि एक ऐसा एसिड होता है वीक एसिड, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.3 हो गई। अब इसके बाद में 2.4 एक्टिविटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, रिपीट द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जैसा 2.3 एक्टिविटी में अपन लोगों ने करा हुआ सेम 2.4 एक्टिविटी में करना है, बस अब अपन लोगों को एसिड की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, NaOH लेना है, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है। इसमें देखो जरा क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस एक्टिविटी से देखो ये क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अपन लोग जब यहाँ पे जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में मतलब रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में, तो रिएक्शन है देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा Na2ZnO2, ये सॉल्ट है, ठीक है, और साथ में निकलेगी इसमें हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन सकता है कि डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा भी गया है कि क्या सारे मेटल्स जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कौन से जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, मतलब सारे मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। ओनली मेटल्स विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, केवल ऐसे मेटल्स जो है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं केवल वही बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। और कौन से मेटल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। तो केवल जिंक और एल्यूमिनियम बेस के साथ में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सारे मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आंसर होगा कि मेटल और बेस दोनों जो होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास में कोई भी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है मूव करने के लिए। तो इस वजह से जो है वो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे मेटल्स। आए समझ में। अब जरा इसके बाद में एक्टिविटी 2.5 देखो। 2.5 एक्टिविटी में बोला हुआ है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B, टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B, add 2 ml of dilute hydrochloric acid to both the test tubes and what do you observe वगैरह। अब जरा समझो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों लेने हैं A और B टेस्ट ट्यूब में, और दोनों में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद में लाइम वाटर से जो गैस है उसको पास करना है, और पूछा हुआ है कि क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजें। तो अब जरा देखो इस एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। इस एक्टिविटी से देखो जरा ये क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी दोनों में ही, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखो इस एक्टिविटी से क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड व्हाई। तो जब इस गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। तो जब अपन लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। रिएक्शन देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और पानी में मिक्स हो जाएगा लिक्विड में, तो कलर कैसा हो जाएगा इसका, मिल्की। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस गैस इज पास्ड इन एक्सेस एंड वाई।
मतलब ये जो गैसेस को अपन लोग लाइम वाटर से पास करते रहे तो फिर क्या होगा, तो जब एक्सेस में लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा जाएगा तो ये जो होगा इसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा और ये वापस से कलरलेस बनेगा। और उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसका रीजन होगा कि जब ये रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है। देखो जरा यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 H2O के साथ में रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब एक्सेस में पास करी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये पानी में सॉल्युबल होता है। अब एक्टिविटी 2.6 देखो अगली, टेक अबाउट 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। तो एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और देखना है कि इसमें क्या चेंज होगा कलर में। तो ऑब्जर्वेशन देख लो सबसे पहले तो यही कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेनोल्फथलीन। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में फेनोल्फथलीन को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें रीजन पूछे तो रीजन लिख देना कि ऐसा क्यों हुआ। तो फेनोल्फथलीन जो होता है ये वीक एसिड होता है, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगला देखो इसी में बोला हुआ है कि एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब ये जो ऊपर अपन लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेनोल्फथलीन को मिलाया है इसी सॉल्यूशन में अपन लोग अब ड्रॉप बाय ड्रॉप किसको मिलाएंगे, सोडियम क्या नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने पे क्या होगा, तो इसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में जो सॉल्यूशन है उसमें कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेनोल्फथलीन। अब जैसे ही अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जैसे ही इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका कलर जो है वापस से पिंक से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड अगेन। मतलब दोबारा से अपन लोग क्या करेंगे, अब इसमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे। तो जैसे ही दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो इसका कलर वापस से कैसा हो जाएगा, पिंक, क्योंकि अब जो है कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बढ़ जाएगी। एक्टिविटी 2.6 तक हो गए, अब एक्टिविटी 2.7 देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। अब जरा एक्टिविटी 2.7 में देखो क्या क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपल से केवल 2 क्वेश्चन बनने बस की ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन है कि ब्लैक कलर जो है कॉपर ऑक्साइड का, इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन, क्योंकि इसमें बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2। रिएक्शन पूछिए कि रिएक्शन क्या होगी, तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड CuCl2 और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, अब इसके बाद में एक्टिविटी जरा देखो 2.8। तो 2.8 एक्टिविटी में देखो, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, फिक्स 2 nails on a cork and place cork in 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminals of a 6-volt battery and a bulb and a switch as shown in figure. Now pour some HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute hydrochloric acid. तो करना कुछ नहीं है, इसमें एक बीकर लेना है, बीकर में अपन लोगों को 2 कॉर्क के साथ में एक पूरा सर्किट बनाना है और वो सर्किट बनाने के बाद में अपन लोगों को क्या करना है, उसमें बल्ब लगाना, स्विच लगाना है, बैटरी लगानी 6 वोल्ट की और उसमें ये चारों सॉल्यूशन जो है उसको डाल के देखना है कि बल्ब किस में जलेगा किस में नहीं जलेगा, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे कि पहला तो पूछा जाएगा कि डज द बल्ब ग्लो इन ऑल, और अगर जलेगा तो क्यों, नहीं जलेगा तो क्यों। तो आंसर होगा नो, बल्ब ओनली ग्लोज इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो बल्ब जो है वो केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ही जलेगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या बना लेंगे, H+ आयन बना लेंगे, और जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो H+ आयन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और इसमें आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लो, ये बनेगा कि ये एक्टिविटी क्या प्रूव कर रही है। तो ये एक्टिविटी प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज अल्कोहल के पास में हाइड्रोजन तो है लेकिन फिर भी उनको अपन लोग एसिड की कैटेगरी में नहीं डालते क्योंकि वो H+ आयन को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रूव विद एन एक्टिविटी दैट ग्लूकोज और अल्कोहल आर नॉट एसिड,
तो ये सेम एक्टिविटी को करना है, ठीक है। अब इसके बाद में एक्टिविटी जरा देखो 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम solid NaCl in clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in the figure. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolve successively with dry and wet litmus paper. तो एक्टिविटी में अपन लोगों को सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करना है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और रिएक्शन देखनी है। तो अब जरा देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो जैसे अपन लोग सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो रिएक्शन जरा देख लो क्या होगी। सोडियम क्लोराइड NaCl H2SO4 के साथ में मिलेगा और ये बना देगा यहाँ से क्या, Na2SO4 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाएगा। अब जरा देखो ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन है कि ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलेगी, ठीक है, और ये गैस होगी कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे जो है वो गैसियस फॉर्म में बनेगा। इसके अलावा पूछा हुआ है कि ये जो गैस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को कैसे टेस्ट करना है। तो उसका सेम आंसर है ऑन द मॉइस्ट लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर नहीं लेना है, कैसा लेना है, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज टेस्टेड विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। तो जैसे इसको वेट लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा लिटमस पेपर का, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है वो H+ आयन रिलीज करेगी वाटर के साथ में। और जब वेट लिटमस पेपर की जगह ड्राई लेंगे तो ड्राई लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगर H+ आयन रिलीज करना है तो वो केवल किसके साथ करेगा, वाटर के साथ करेगा। रिएक्शन क्या हो रही होगी इसमें, तो एक तो रिएक्शन ये इन्वॉल्व है कि सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ में मिलके Na2SO4 और HCl बना रहा है। और अगर ये पूछे कि ड्राई लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन हो रही है, वेट लिटमस पेपर में क्या रिएक्शन हो रही है, तो उसका आंसर ये होगा कि HCl वाटर के साथ में मिलके H+ आयन रिलीज करेगा और Cl नेगेटिव रिलीज करेगा। ये H+ जाके H3O+ बना लेगा पानी के साथ में, तो इसी को अपन लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा पानी के साथ में मिलने के बाद। अगला एक्टिविटी जरा देखो 2.10, एक्टिविटी है टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड swirl it। तो पानी में H2SO4 मिलाया हुआ है। अब जरा देखो इस एक्टिविटी से क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है जब बीकर को टच करेंगे। तो जब बीकर को टच करेंगे तो वो अपन को वार्म महसूस होगा, गर्म लगेगा। और वो गर्म क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक। पानी और एसिड का मिलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती। अगला देखो कि अपन लोगों ने फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड क्यों मिलाया, पूरा का पूरा एसिड क्यों नहीं मिला दिया बहुत सारा। तो उसका आंसर है कि एसिड जो होता है वो पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, विगोरसली, और ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि अपन लोग एसिड को पानी में क्यों मिलाते हैं, पानी को एसिड में क्यों नहीं मिलाते। तो उसका भी सेम आंसर होगा कि एसिड पानी के साथ में विगोरसली रिएक्ट करता है, जिस वजह से अपन पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं और एसिड की क्वांटिटी कम। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिप्लेस एसिड विथ बेस। अगर अपन लोग एसिड को बेस से रिप्लेस करा दें NaOH के साथ में, तब क्या होगा, तब भी सेम ऑब्जर्वेशन होगा कि जो कंटेनर होगा वो कैसा होगा, बीकर गर्म होगा। और क्यों गर्म होगा, क्योंकि बेस और वाटर के साथ में मिलने की रिएक्शन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक। इसके अलावा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं कि ये प्रूव करना कि एसिड और बेस जो है वो इक्वली डेंजरस होते हैं। तो उसके लिए ये वाली एक्टिविटी अपन लोग करेंगे, पहले एसिड और पानी मिलाएंगे, फिर उसके बाद में बेस और पानी मिलाएंगे। दोनों में बीकर गर्म होगा, इसका मतलब दोनों रिएक्शन कैसी हैं, एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लगभग उतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक्टिविटी 2.11। एक्टिविटी 2.11 में देखो दिया हुआ है कि टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 2.2, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये टेबल दे रखी है और वो टेबल के में जितने भी 10 सब्सटेंस दिए हुए हैं उनको अपन को बताना है कि कौन किसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी और कलर क्या आएगा पीएच में। एक्टिविटी 2.11 की टेबल देख लो जरा। एनसीईआरटी में चाहो तो ये टेबल जो है वो फिल कर लेना। 10 सैंपल लिए हुए हैं। एक तो सबसे पहले सलाइवा है,
इसके अलावा सलाइवा आफ्टर मील है, तो सलाइवा जरा देखो, सलाइवा का कलर आएगा ग्रीन, अप्रोक्स पीएच वैल्यू है 6.5 से 7.5, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और इसके अलावा सलाइवा आफ्टर मील देखो, उसका कलर है येलो ग्रीन, पीएच वैल्यू है अप्रोक्स 6, थोड़ा सा एसिडिक है। इसके अलावा इसका रीजन दिया हुआ है, तो क्योंकि अपन लोग जो खाना खाते हैं ज्यादातर कैसा होता है, एसिडिक होता है। लेमन का पीएच वैल्यू देखो 2 से 3 के बीच में है, और कलर कैसा आया उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऑरेंज आया। और इसका जो कलर है वो एसिडिक क्यों आया, नेचर क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड। एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जो अपन लोग ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उनका पीएच वैल्यू भी 5 से लेकर 6 तक होता है, एसिडिक होती है, क्योंकि उसमें प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, जो कि क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। इसके अलावा सभी की वैल्यू दे रखी है, ये पूरी टेबल जो है इसको नोट डाउन कर लेना। एक्टिविटी देखो 2.12, put about 2 grams soil in a test tube and add 5 ml water to it, shake the content of the test tube, filter the content and collect and check the pH। इससे देखो एक्टिविटी 12 से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि जो पीएच जो ली है उसका सॉइल का पीएच कितना है। तो सॉइल का पीएच जो होगा वो 4 to 9 वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन एरिया। अलग अलग एरिया में पीएच वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और जहाँ पे पानी वगैरह बरसता है वहाँ पे चांसेस है कि पीएच की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि आइडियल पीएच वैल्यू क्या है प्लांटेशन के लिए। तो फार्मिंग के लिए पीएच वैल्यू आइडियल जो होती है वो 6 to 7 होती है, थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। अब इसके बाद में एक्टिविटी 13 देखो। 13 एक्टिविटी में उन्होंने कई सारे सैंपल लिए हुए हैं सॉल्ट के, और वो सॉल्ट सैंपल में उन्होंने पूछा हुआ है कि वो जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड से मिलके बना हुआ है, कौन से बेस से मिलके बना हुआ है, और पूछा हुआ है साथ में कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो एक का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे और बाकी जो टेबल है उसको नोट डाउन कर लेना। देखो समझो जरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे K2SO4, तो ये K2SO4 है, इसमें अपन को सबसे पहले पता करना कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो कोई भी सॉल्ट जो होता है इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन लोग, कोई भी जो सॉल्ट होता है इसको अपन लोग ब्रेक कर लेते हैं पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में। तो 2 आयन्स में ब्रेक कर लो इसको K2SO4। तो एक तो देखो इसमें K पॉजिटिव आयन है और दूसरा इसमें SO4 2 निगेटिव आयन, ठीक है। तो उसके बाद में सॉल्ट में क्या करते हैं कि जो भी पॉजिटिव आयन होता है इसको जोड़ देते हैं अपन OH निगेटिव के साथ में, तो अपन को बेस मिल जाता। तो K प्लस OH निगेटिव मिलके क्या बनेगा, KOH। तो अपन को बेस मिल गया, कौन सा बेस है ये, KOH है। इसके अलावा SO4 2 निगेटिव, जो भी निगेटिव आयन है उसको H प्लस के साथ में जोड़ के कंपाउंड बना लो। तो H प्लस और SO4 2 निगेटिव ये मिलके बनाएगा H2SO4। तो ये मिल गया अपन को एसिड। तो कोई भी सॉल्ट में एसिड और बेस पहचानने का तरीका ये है। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग कर दो, पॉजिटिव आयन OH निगेटिव के साथ और नेगेटिव आयन H प्लस के साथ में। अब जरा देखो इस तरीके से जो भी सॉल्ट दिए हुए हैं इन सभी के जरा देख लो एसिड और बेस कौन कौन से हैं। तो जितने में भी देखो ये SO4 लगा हुआ है, इन सभी का एसिड कॉमन है H2SO4, और बाकी इनके जो मेटल्स हैं उनको OH निगेटिव के साथ में जोड़ के ये सभी बेस बना दिए। इनमें से CuSO4 को जरा देख लो। तो CuSO4 जो होगा ये एसिड तो इसका H2SO4 है और बेस है CuOH का होल ट्वाइस, और ये जो CuOH का होल ट्वाइस होता है ये वीक बेस होता है, ठीक। इसके अलावा देखो जरा ये NaCl, इधर से बेस कॉमन है NaOH और NaOH। तो जिसमें भी सोडियम लगा हुआ है, सोडियम सॉल्ट जो है उन सभी का बेस होगा NaOH। एसिड अलग अलग है, एक है Cl, एक है HNO3 और दूसरे का H2CO3। H2CO3 जो होता है ये भी वीक एसिड में आता है। तो ये जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट, और जो भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा वो होगा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सॉल्ट अलग से हैं, एक तो CuSO4, एक Na2CO3 और तीसरा है NH4Cl। इसमें देखो जरा जितने भी मार्क नहीं करे हुए हैं, जिसमें अलग से नहीं लिखा हुआ है, ये सभी न्यूट्रल सॉल्ट हैं, स्टार करे दे रहे हैं इनको। तो जितने भी ये स्टार करे हुए हैं ये सभी जो है वो कैसे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट हैं यहाँ तक। तो ये सभी न्यूट्रल सॉल्ट हैं। अब जरा इनकी फैमिली जरा देख लो। तो ये जो सॉल्ट होते हैं इन सॉल्ट के पास में 2 तरीके का आयन होते हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आयन। तो इनका जो पॉजिटिव आयन होता है वो भी इसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव रिप्रेजेंट भी करेगा। तो अगर SO4 2 नेगेटिव है तो ये बिलोंग करेगा सल्फेट सॉल्ट की फैमिली को। किसको बिलोंग करेगा, सल्फेट सॉल्ट की फैमिली को। और यहाँ पे पॉजिटिव में देखो पोटेशियम है, तो ये इसको साथ में अपन ये भी बोल सकते हैं कि पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली का भी है, ठीक है। तो 2 तरीके से फैमिली ऑफ सॉल्ट निकालते हैं, एक तो नेगेटिव आयन और दूसरा है पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन वाले इधर पे लिखे हुए हैं और जो पॉजिटिव आयन के हिसाब से फैमिली है वो इधर पे लिखी हुई है। ये जो है इनको अपन लोग बोल सकते हैं कि ये पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट,
तो ऐसे इनको बोल सकते हैं अमोनियम सॉल्ट। और निगेटिव आयन के हिसाब से बोलेंगे तो सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट और क्लोराइड सॉल्ट। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में जो भी वैल्यूज दे रखी है उन सभी को नोट कर लो। अलग से टेबल बना लेना, एनसीईआरटी में टेबल नहीं दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में एक्टिविटी देखो जरा, 14th एक्टिविटी। इसमें भी सैंपल दिए हुए हैं तुमको बहुत सारे, और ये सैंपल की सॉल्युबिलिटी चेक करने को बोला हुआ है, पीएच की वैल्यू बताने को बोला हुआ है, एसिडिक है या बेस है ये भी बताने को बोला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये एक्टिविटी में जो टेबल बनेगी वो देखो। एक्टिविटी 14 जरा देखो। एक्टिविटी 14 में जो सैंपल लिए हुए हैं वो जरा देख लो एक बार। सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट लिया हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसके अलावा सोडियम एसीटेट लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है। इन सभी के कलर, पीएच वैल्यू, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और इन सभी की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो देख लो, क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सभी सॉल्युबल है पानी में, तो यह सभी सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि सॉल्ट है, इसका मतलब ये आयंस से मिलके बने हुए हैं, तो जैसे ही पानी में मिलाओगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी की सॉल्युबिलिटी अच्छी है पानी में। इसके अलावा पीएच वैल्यू जरा देख लो, तो ऊपर के चार जो है इनकी पीएच वैल्यू 7 है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हुए हैं, तो ये सभी न्यूट्रल सॉल्ट है। इस वाले को जरा देखो, CuSO4 को, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, बना हुआ है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक बेस से, जिसके वजह से इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। नीचे की तीन जरा देखो, तीन के तीनों जो है वो बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये जो बने हुए हैं ये वीक एसिड से बने हुए हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, ठीक है। कलर सभी के लिखे हुए हैं। ज्यादातर देखो सभी का कलर जो होगा सॉल्ट का वो व्हाइट है, केवल ZnSO4 छोड़ देना। ZnSO4 का क्रिस्टल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट ही कलर उसमें भी होता है, लेकिन कलरलेस होता है वो, ठीक है। इसके अलावा CuSO4 जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो ये पूरी टेबल है, एक्टिविटी 2.14 की टेबल बना लेना। एनसीईआरटी में टेबल नहीं है, टेबल बना के याद करोगे ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद में एक्टिविटी देखो, 15th एक्टिविटी। तो 15th एक्टिविटी जरा, 15th एक्टिविटी में दिया हुआ है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो कॉपर सल्फेट जो है उसको हीट करा हुआ है और पूछा हुआ है कि उसका कलर क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है उसका कलर ब्लू होता है, क्योंकि उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और ब्लू कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट में। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा पूछा हुआ है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, तो क्यों दिखाई देती? तो सेम रीजन होगा, क्योंकि CuSO4 में क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको गर्म करते हो तो ये निकल जाते हैं क्रिस्टल से, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें चारों तरफ जमा हो जाते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड अगेन, मतलब अगर इसमें टेस्ट ट्यूब में पानी मिला दें तो फिर पानी मिलाने पे क्या होगा? तो जैसे ही पानी मिलाओगे तो जो क्रिस्टल जो व्हाइट कलर का हो गया था हीट करने पे, उसका कलर वापस से कैसा हो जाएगा? ब्लू, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें दोबारा से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हो गई। अब इसके बाद में थर्ड चैप्टर की एक्टिविटीज कराएंगे, ठीक है।